गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5th में साइंस का लेसन नंबर 12 द मून यानी कि चंद्रमा उसके बारे में समझने जा रहे हैं। इसमें हम चांद के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे कि चंद्रमा क्या होता है, कैसे होता है। मैनी प्लैनेट्स अवर सोलर सिस्टम हैव स्पेशल बॉडीज़ दैट रिवॉल्व अराउंड दैम। यानी कि हमें पता है कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं, हमारे ग्रह हैं, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर वो अपनी ही उस पर घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड दैम, एक दूसरे के चारों ओर। दीज आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। नेचुरल मतलब जो भगवान ने बनाई है, और ह्यूमन मेड जो होती हैं वो इंसानों ने बनाई हैं। और मोर पॉपुलर जो मून है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है उसमें? नेचुरल सैटेलाइट में मून, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, चांद के बारे में। सम प्लैनेट्स लाइक जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैव मोर देन वन मून। यानी कि जितने भी ये प्लैनेट्स के नाम बताए हैं मैंने, कौन कौन सा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनके पास कई सारे चंद्रमा होते हैं। देखिए हमारी पृथ्वी पर हमें कितने चांद दिखाई देते हैं? केवल एक। लेकिन जो ये वाले उपग्रह हैं, हमारे प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं हमारे, इनके पास बहुत सारे चांद होते हैं। अदर लाइक्स अर्थ हैव ओनली वन मून। देखिए हम पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी पे हमारे पास कितने चांद है? केवल एक। और जो मरकरी और वीनस होते हैं उनके पास कोई भी चांद उनका नहीं होता, यानी कि उनके पास मून ही नहीं है। द मून इज़ द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, क्योंकि जो मून है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। इट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स आवन एक्सिस। वो जो रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों ओर करता है और अपनी ही दूरी पर घूमता है, मूव करता रहता है। इट इज़ अवर क्लोजेस्ट नेबर इन स्पेस, यानी कि स्पेस के अंदर ये हमारा सबसे ज़्यादा पड़ोसी वाला ग्रह है जो मून है हमारा। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। और ये हमारी पृथ्वी से कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है ये। द मून इज़ अबाउट 1/4 ऑफ द साइज of the earth. It does not have any light of its own the shine because of the light of sun fall on it। यानी कि चांद के पास, यानी कि पहले तो ये देखिए कि ये पृथ्वी का कितना है, ये 1/3 भाग है पृथ्वी से। यानी कि पृथ्वी अगर जो 3 है, 1 है पूरी, तो उसका 1/3 पार्ट जो है वो मून है। और इसके पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती। ये किसके प्रकाश से चमकता है? हमारे सूरज के प्रकाश से ये चमकता है। अब है सरफेस ऑफ द मून, यानी कि अब हम सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। सरफेस ऑफ द मून क्या होता है? द surface of the moon is uneven, made up of rocks. It is covered by a thin layer of soil। यानी कि इसको किस चीज़ से, एक तो ये रॉक से बना हुआ है, और ये किससे कवर है? पूरा का पूरा एक मिट्टी की परत से इसको ढका हुआ है, जो हमारा मून है। और जो मून के ऊपर जो सरफेस है वो 2 तरह के एरियाज इसके अंदर दिखाई देते हैं, एक लूनर हाईलैंड्स और एक मारिया, विच इज़ ए लेसर एल्टीट्यूड ऑफ द हाईलैंड इफ़ वाटर वॉज अवेलेबल ऑन द मून। यदि पानी उपलब्ध होता चांद के ऊपर तो जो मारिया है उसके अंदर पूरी की पूरी क्या होता है? वो वाटर बॉडीज़ होती, क्योंकि पानी उसके ऊपर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट पेज पे, ए पार्ट फ्रॉम दिस देयर आर लार्ज सर्कुलर शेप्ड डिप्रेस कॉल्ड क्रेटर्स। दे वर फॉर्म्ड ड्यू टू मेट्रोइड्स placed on the surface of the moon. There is no atmosphere on the moon and hence there is no air। यानी कि देखिए मून पे जो क्रेटर्स बने हुए हैं उसके कारण ये क्रैशिंग होते हैं, और जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का, यानी कि वातावरण जो है हमारे चांद का, वो कैसा है? वहाँ पे कोई भी हवा नहीं है। आपने देखा होगा पिक्चर वगैरह में और इसमें फ़ोटोज़ में, जो मून के ऊपर गए थे हमारे, ट्रैवल किया था जिन्होंने, वो एक अलग तरीके का स्पेस सूट पहन के गए थे। उसके अंदर उनका मास्क भी लगा हुआ था जिससे उन्हें ऑक्सीजन प्राप्त हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं है, और एयर नहीं होगी तो हम सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम ज़्यादा दिन तक मून के ऊपर स्टे नहीं कर सकते, नहीं रह सकते। अब है ग्रेविटी ऑफ मून, यानी कि ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण कैसा है मून के ऊपर, यानी कि उसकी ग्रेविटी कैसी है? हम जानते हैं सब कि अर्थ की जो अर्थ यानी कि जिसमें हम रहते हैं, यानी कि उसका जो ग्राउंड है उसके पुल्स करते हैं उसको। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैन बी फेल्ट ऑन द मून ऑल्सो। यानी कि मून के ऊपर भी ग्रेविटी है, बट द ग्रेविटी ऑफ मून इज़ 1/6 टाइम ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थ की 1/6 टाइम है जो ग्रेविटी है हमारी मून की। इट मीन्स, यानी कि अगर जो हम 1 मीटर की जंप करेंगे यहाँ पे अर्थ पे, तो वो कितने मीटर की हो जाएगी मून पे? 6 मीटर की। अगर जो देखिए सेम एफर्ट, यानी कि अगर जो आप यहाँ पे 1 मीटर जंप कर रहे हो तो मून के ऊपर कितना होगा? वो 6 मीटर होगा। इसी के कारण जो हाइट्यूड्स होते हैं और लोट्यूड्स होते हैं वो बनते हैं।
अब जो हाई टाइड्स ऑस्कर करते हैं रीजन्स ऑफ अर्थ, वन दैट इज फेसिंग ऑन द मून एंड द अदर दैट इज अवे फ्रॉम द मून। एक मून के साइड में होता है और एक मून के पीछे होते हैं। जो मिडल रीजन्स होते हैं उन्हें लो टाइड्स बोलते हैं। वी कैन सी टाइड्स व्हेन फुल मून एंड न्यू मून ऑस्कर। इसके कारण जब पूरा मून यानी कि जब चांद पूरा निकलता है वो होता है, और न्यू मून जब चांद निकलना शुरू होता है जब होता है। अब देखिए फेजेस ऑफ मून पढ़ते हैं। फेजेस ऑफ मून में क्या होता है, देखिए हमारे जो इंग्लिश डेट के कैलेंडर होते हैं उसके अंदर डेट कितनी होती है 1 से लेके 30 तक, तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। लेकिन जो हिंदी डेट के अकॉर्डिंग डे होते हैं वो होते हैं 15-15 दिन के। यानी कि वो जो आप संस्कृत वाली काउंटिंग सीखते हो उसमें होता है ना प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, इस तरीके से डेट होती है हिंदी डेट के अकॉर्डिंग। और उसी डेट के अकॉर्डिंग हमारा जो चांद होता है, चंद्रमा होता है, मून होता है, वो अपनी शेप चेंज करता है हमारे हिंदी डेट के अकॉर्डिंग। जब 15 दिन पूरे हो जाते हैं यानी कि चतुर्थी हो जाती है और उसके बाद एक बार आती है अमावस और एक बात आती है पूर्णिमा, और इंग्लिश में बोलते हैं इनको फुल मून और न्यू मून। जब अमावस होती है तो वो होती है न्यू मून, क्योंकि उसमें कोई चांद नहीं होता, नया चांद निकलना शुरू होता है। और फुल मून में क्या होता है, हमारा पूरा चांद निकल जाता है जिसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। आपने सुना भी होगा अपने बड़ों से। इसीलिए देखिए हमारे इसमें दे रखा है डे 1 में न्यू मून चांद रहता है, डे 3 में क्रिंक्रेट मून हो जाता है, और 7 डे में वो हाफ मून हो जाता है। क्योंकि 7 डे में हाफ होगा तभी तो 15 में वो फुल हो जाएगा, और 10 डेज में वो गिबोलियस मून होता है, और 14 में वो पूरा हो जाता है। इसी से हमारी फेजेस ऑफ रिवर्स आफ्टर दिस, यानी कि उसके बाद ये रिवर्स हो जाती है। यानी कि पहले तो फुल मून होगा यानी कि पूरा मून बन गया, उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाएगा यानी कि घटना शुरू हो जाएगा। अब है आपका मून लैंडिंग्स, यानी कि लैंडिंग्स का मतलब होता है द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस स्पेसक्राफ्ट हैज़, मतलब लैंडिंग किस किस ने किया, मून के ऊपर कौन कौन गया। आपको पता है सबसे पहले मून के ऊपर कौन गया था, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स एंड, यानी कि सबसे पहले ह्यूमन बींग्स को भेजा गया था और एक एनिमल को भेजा गया था स्पेस, उसके लिए एक स्पेस सूट बनवाया गया था, उसको वो पहन करके गए थे। मून इज ओनली हेवनली बॉडीज द मैन हैज सेट फुट ऑन। अब देखिए लूना प्रोग्राम वॉज द फर्स्ट अननेम्ड स्पेसक्राफ्ट, ये स्पेसक्राफ्ट का नाम है। लूना प्रोग्राम जो है वो एक स्पेसक्राफ्ट का नाम है जो चांद के ऊपर भेजा गया था 1959 में, और इसको भेजा किसने था, सोवियत यूनियन ने। और कब भेजा था इसको, कब बना था ये 1969 में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो फर्स्ट नेम स्पेसक्राफ्ट था उसका नाम था अपोलो 11, यानी कि जो पहले तो 1959 में गया, उसके बाद तब सोवियत यूनियन ने भेजा था इसको, और जब अमेरिका ने भेजा इसको 1969 में तो उन्होंने अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम लिखा और नाम दिया उसको अपोलो 11। और इस पर गया कौन था सबसे पहले, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन स्टेप ऑन द मून फॉलोड बाय एडविन एंड्रिन और माइक कॉलिंस। ये इनके स्पेसक्राफ्ट के नाम हैं जिनके द्वारा वो गए थे मून के ऊपर। अब है हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है, मून इज़ नेचुरल सैटेलाइट, क्योंकि मून जो है और अर्थ जो है वो तो नेचुरल सैटेलाइट है, पर देयर आर ऑल्सो मैन मेड सैटेलाइट्स दैट ऑर्बिट द अर्थ, यानी कि उसके बाद मैन मेड सैटेलाइट या फिर ह्यूमन सैटेलाइट या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सब एक ही नाम है। इनको बोला गया क्योंकि आदमियों के द्वारा बनाई जाती है, हम लोगों के द्वारा बनाई जाती है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं, नेचुरल सैटेलाइट नहीं बोलते। और ये बनाई किसने, दे आर built and launched into the space and place a particular height, यानी कि पर्टिकुलर हाइट देख के, पर्टिकुलर प्लेस देख के बनाई गई। और देखिए सबसे पहले कौन सी बनाई गई, स्पुतनिक 1 वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और कब लॉन्च हुई ये देखिए, USSR में लॉन्च हुई और 4 अक्टूबर को लॉन्च हुई 1957 में। 4 अक्टूबर 1957 में ये लॉन्च हुई स्पुतनिक 1। उसके बाद फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, ये कब हुई, आर्यभट्ट, इसका नाम क्या है हमारा आर्यभट्ट। ये लॉन्च कब हुई हमारी, ये लॉन्च नहीं हो पाई फ्रॉम द सोवियत यूनियन, मतलब बनी तो ये इंडिया में थी पर ये इंडिया में नहीं हो पाई, सोवियत यूनियन में हो पाई। इट वॉज लॉन्च ऑन 19 अप्रैल 1975, यानी कि 19 अप्रैल 1975 को ये लॉन्च हुई। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ एक्सक्लिप्स, यानी कि ये फॉर्मेशन बता रखा है सोलर एक्सक्लिप्स का और लूनर एक्सक्लिप्स का। देखिए
सोलर एक्सक्लिप में क्या होता है, द सोलर एक्सक्लिप ऑस्कर ड्यूरिंग द डे, यानी कि डे के ऊपर, तब हमारा डे चल रहा होता है यानी कि दिन होता है। इन दिस एक्सक्लिप्स में क्या होता है, जो मून होता है वो बिटवीन द अर्थ एंड द सन, यानी कि जो हमारा चंद्रमा है वो अर्थ के और सन के बीच में होता है, तो इसलिए इसको हम सोलर एक्सक्लिप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लूनर में क्या होता है, द लूनर एक्सक्लिप ऑस्कर ड्यूरिंग द नाइट, यानी कि जब नाइट होती है, रात होती है। इन दिस एक्सक्लिप्स द अर्थ मूव्स बिटवीन द सन एंड द मून, इसमें सूरज मतलब जो पृथ्वी होती है वो बीच में होती है, चांद और सूरज हमारे साइड में इधर उधर होते हैं। द अर्थ ब्लॉक्स द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द मून, उसी का जो सरफेस होता है वो मून की तरफ होता है। इसी तरीके से जो मून होता है वो कम्प्लीटली हाइडन, यानी कि पूरी तरह से छुप जाता है, उसी को हम टोटल लूनर एक्सक्लेप बोलते हैं या पार्शियल लूनर एक्सक्लेप बोलते हैं। जब लूनर एक्सक्लेप कैन लास्ट फॉर ए फ्यू आवर, जब लूनर एक्सक्लेप केवल कुछ ही घंटों के लिए दिखाई देता है। थैंक यू।